हेलो बच्चों, हाउ आर यू? आई होप ऑल ऑफ यू आर गुड। तो बच्चों, जैसा पिछले वीडियो में बात की है, एक्सरसाइज 6.1 एनसीईआरटी क्लास 12 का सॉल्यूशन हमने बना दिया है, जो कि बेस्ड था रेट एंड इट्स मेजरमेंट पर। आज हम बात करेंगे बेटा नेक्स्ट टॉपिक की, और जो कि एक्सरसाइज 6.2 है एनसीईआरटी। और ये जो चैप्टर है ये है मोनोटोनिक फंक्शन। क्या है? मोनोटोनिक फंक्शन। ठीक है ना। एक्चुअली मोनोटोनिक फंक्शन का मतलब क्या होता है? इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन। मतलब ऐसे फंक्शन जो इंक्रीज और डिक्रीज की प्रॉपर्टी को होल्ड करते हैं, उसके क्या बोलते हैं? मोनोटोनिक बोलते हैं। ठीक है। तो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग को समझने के लिए पहली बात तो बहुत बेसिक चीज़ें हैं, जो कि कॉन्सेप्ट मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, कॉन्सेप्ट दिया हुआ है यहाँ पर कि भाई अगर फंक्शन कोई इंक्रीज करेगा, मैंने यहाँ पे बहुत शॉर्ट में दिया हुआ है कि बहुत शॉर्ट में दिया हुआ है, क्योंकि ऑलरेडी हमने इसका बहुत डिटेल वीडियो बनाया हुआ है। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में आप उसे देख सकते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे जो एनसीईआरटी के सोल्यूशन के बारे में बात करेंगे, तो हम यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, लेकिन फिर भी बेसिक चीज़ को बताना जरूरी है। तो जैसे क्वेश्चन कभी पूछा जाएगा इंक्रीज फंक्शन है, तो फंक्शन अगर इंक्रीज है तो इसका मतलब है डी वाई बाई डी एक्स की तो क्या होनी चाहिए? ग्रेटर देन जीरो होनी चाहिए, या ग्रेटर और इक्वल टू जीरो भी होती है। ठीक है। इंक्रीज के केस में डी वाई बाई डी एक्स कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि बहुत सिंपल सा केस है कि देखिएगा, ये ग्राफ हमने ले लिया बेटा, ये ग्राफ जो है वो देखिए ध्यान से, ये ग्राफ बढ़ता हुआ जा रहा है। ठीक है ना, ये बढ़ता हुआ जा रहा है। तो किसी भी पॉइंट पर अगर हम एक टेंजेंट लाइन ड्रॉ कर दें, एक लाइन ड्रॉ कर दें, तो इसका जो स्लोप होता है वो स्लोप हमेशा कैसा होगा? 90 से कम होगा। और 90 से जब कम होता है तो टेन थीटा की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है। ठीक है। और टेन थीटा को ही हम लोग डी वाई बाई डी एक्स बोलते हैं। टेन थीटा क्या होता है? डी वाई बाई डी एक्स होता है टेन थीटा। और ये वैल्यू कैसे हो जाएगी? ग्रेटर देन जीरो हो जाएगी। सेम मेथड जब बात होगी डिक्रीज फंक्शन की, तो डिक्रीज के लिए आपके पास डी वाई बाई डी एक्स कैसा होना चाहिए? निगेटिव होना चाहिए। डी वाई बाई डी एक्स निगेटिव होना चाहिए। अब जैसा कि हमने यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ किया, देखिए ये डिक्रीजिंग फंक्शन है, डिक्रीज कर रहा है। ठीक है ना। टेंजेंट ड्रॉ किया, एंगल चेक किया, एंगल चेक किया तो ये वैल्यू कैसी है? 90 से ज़्यादा है। और जब 90 से ज़्यादा होगी तो टेन थीटा की जो वैल्यू होती है वो नेगेटिव होती है। ठीक है। ये बहुत बेसिक सी चीज़ें हैं जिसे आपको पता होना चाहिए। ठीक है। और अगर इसका डिटेल सोल्यूशन देखना है, डिटेल एक्सप्लेनेशन देखना है, तो डिटेल एक्सप्लेनेशन के लिए आप प्लीज़ हमारे प्रीवियस वीडियो को रेफर कर सकते हैं, जहाँ पर हमने इसको डिटेल में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है और बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ के बारे में भी बात की है। लेकिन ये जो वीडियो है वो एनसीईआरटी के लिए है, केवल बेसिक से क्वेश्चंस होने चाहिए और बोर्ड के क्वेश्चंस होंगे। ठीक है। और चलिए, तो हम लोग अब इसके बारे में समझ चुके हैं कि इंक्रीज फंक्शन क्या होता है और डिक्रीज क्या होता है। ठीक है। तो हम लोग सीधे एग्जाम्पल से स्टार्ट करेंगे। तो एग्जाम्पल 8, जो फर्स्ट एग्जाम्पल नंबर 7 ये मिस हो गया है, तो एग्जाम्पल 8 से स्टार्ट करते हैं। फंक्शन बोला गया है सो दैट द फंक्शन एफ गिवन बाई एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर इज इंक्रीजिंग ऑन आर। मतलब ये जो रियल नंबर पर क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है। मतलब आप कोई भी वैल्यू लगाएंगे तो इसका जो डी वाई बाई डी एक्स होगा वो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। तो चलिए चेक करते हैं। फंक्शन है हमारे पास, फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू दिया गया है एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x दिया गया है। चलिए इसे डिफ्रेंशिएट करते हैं। एफ ऑफ एक्स के रिस्पेक्ट में हो गया डिफ्रेंशिएट, दिया गया 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4 आ गया। अब ये जो वैल्यू है ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब ये वैल्यू ऑलवेज भी पॉजिटिव होगी, तो इसे चेक कैसे किया जाए? तो सिंपल सा केस होता है जो बेसिकली आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। अगर मान लीजिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का नेचर चेंज करना है, तब डी की वैल्यू निकाल देते हैं। डी की वैल्यू क्या होती है? बी स्क्वायर माइनस का 4ac। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू निगेटिव है तो उस केस में नो रियल रूट्स होते हैं, नो रियल रूट्स होंगे। और जब रूट्स रियल नहीं होते हैं तो दो केस होते हैं, या तो ए पॉजिटिव है तो ग्राफ हमारा अपवर्ड जाता है, और अगर ए नेगेटिव होता है तो ग्राफ हमारा डाउनवर्ड जाता है। लेकिन ध्यान ये रखना है कि एक्स एक्सिस को न टच करता है न कट करता है।
हमारा काम ये है कि क्वाड्रेटिक दिया हुआ है तो हम इसका डिस्क्रिमिनेंट निकाल देते हैं। इसका डी की वैल्यू चेक कीजिए, तो बी की जगह क्या है, माइनस का 6 है, तो माइनस का 6 का स्क्वायर हो गया, माइनस का 4, ए की वैल्यू हो गई 3 और सी की वैल्यू हो गई 4। तो ये हो गया आपका 36 माइनस का 48 और विच इज़ लेस देन 0। अगर ये लेस देन 0 हो गया तो इसका मतलब हो गया कि 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4 इज ऑलवेज बी पॉजिटिव, बिकॉज यहाँ पर a जो है वो 3 है और ये पॉजिटिव है। तो ग्राफ कैसा होगा, अपवर्ड होगा। मतलब df बाई dx की वैल्यू जो होगी वो ऑलवेज भी ग्रेटर देन 0 होगी, मीन्स ऑलवेज इंक्रीजिंग होगा। ऑलवेज क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा। आप कुछ भी लगा दीजिए यहाँ पर, फंक्शन कैसा होगा, इंक्रीजिंग होगा। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए बात करेंगे बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की। एग्जाम्पल 9 देखते हैं। एग्जाम्पल 9 जो दिया गया है इसको समझते हैं। तो देखा जाए इसे, prove that the function f of x is equal to cos x is decreasing in 0 to pi, increasing in pi to 2 pi and neither increasing nor decreasing in 0 to 2 pi। अब देखिएगा 0 से पाई के बीच में डिक्रीज हो रहा है, पाई से 2 पाई के बीच में इंक्रीज हो रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है 0 से 2 पाई के बीच में ये दोनों नेचर दिखा रहा है, डिक्रीज भी दिखा रहा है और इंक्रीज भी दिखा रहा है। सिंपली अगर आप इसको ग्राफिकली देखना चाहें तो ग्राफिकली हम लोग पहले बात कर देते हैं, क्योंकि चीज़ें बहुत आसान है तो ये चीज़ ईजिली समझ में आ जाएगी। ये अगर हमने उन्हें कोऑर्डिनेट एक्सिस बना दिया है, ये आपका एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, ठीक है ना। और जो इसकी लाइंस होती हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं, जो +1 से लेकर के -1 के बीच में होती है। तो हमने इस टाइप से ड्रॉ कर दिया है। ये π/2 ले लेते हैं, इसको पाई दिखा देते हैं। ये 3π/2 आ गया और ये आ गया 2π, और इसके नाम को लिख लिया जाए क्योंकि ऐसे समझ में कम आता है। फिर ये 0 हो गया, ये क्या हो गया, 0 हो गया। ये ध्यान रखिएगा ये y =−1 है, ये y +1 है। ये हमने लिख दिया π/2, ये हो गया पाई, ये 3π/2 है और ये 2π है। cos का जब ग्राफ बनाते हैं तो cos 0 पर 1 होता है, π/2 पे 0 होता है, पाई पर -1, 3π/2 0, 2π +1। तो इस टाइप से इसका ग्राफ बन जाता है। तो इस ग्राफ को अगर हम देखें, बहुत बेसिकली इस चीज़ को ध्यान रखें, तो यहाँ पे देखिएगा कि ये जो ग्राफ का नेचर है, पाई से लेकर के ये जो ग्राफ है, ये आपको ज़रूरी दिख रहा है कि भाई ये क्या कर रहा है, डिक्रीज हो रहा है। और 0 से और पाई से 2 पाई के बीच में देखिए तो ग्राफ कैसा है, डिक्रीज इंक्रीज हो रहा है, ठीक है ना। अब 0 से 2 पाई के बीच की बात की जाए तो देखिएगा ग्राफ डिक्रीज भी हो रहा है और इंक्रीज भी हो रहा है। इसका मतलब नाइदर इंक्रीज नॉट डिक्रीजिंग। ओके, तो अब इसको सॉल्व कैसे करना है, तो सिंपल सा है कि हम लोग एक काम करें कि y = जो दिया गया है, y = है cos x, और cos x को हम क्या कर देते हैं, डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, dy/dx कर देते हैं। डिफ्रेंशिएट किया तो वैल्यू आ गई माइनस का sin x, ठीक है ना। तो हम केसेस के बारे में बात करते हैं। when x belongs to 0 to pi, 0 to pi के बीच में sin x की जो वैल्यू होती है वो होती है पॉजिटिव। तो इम्प्लाइज दैट माइनस ऑफ sin x की जो वैल्यू आएगी वो आएगी नेगेटिव। इसका मतलब ये है कि dy/dx जो होगा वो क्या आ जाएगा, नेगेटिव आएगा। और जैसे ही नेगेटिव आया तो आपने क्या बोल दिया, ये फंक्शन कैसा है, ये डिक्रीजिंग है, ठीक है। बी सेक्शन के बारे में बात कर देते हैं। x बिलोंग कर रहा है पाई टू 2 पाई, मतलब sin x की जो वैल्यू आएगी पाई से 2 पाई के बीच में नेगेटिव होती है, माइनस ऑफ sin x की जो वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव आएगी। इम्प्लाइज दैट dy/dx क्या आएगा, ग्रेटर देन 0 आ जाएगा और फंक्शन कैसा आ जाएगा, इंक्रीजिंग हो जाएगा। अब जो दोनों ही प्रॉपर्टी होल्ड होती हैं, तो जब दोनों ही प्रॉपर्टी होल्ड होती है तो इसका मतलब c की वैल्यू क्या कहेगा,
कि भाई 0 से पाई के बीच में हम क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं। इंक्रीज को हम अपर साइड एरो दिखा देते हैं। और पाई से 2 पाई के बीच में हम क्या हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं। इसका मतलब ये है कि 0 से 2 पाई के बीच में हम क्या होगा, नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग, ठीक है ना। तो ये केस आपका कंप्लीट हो जाता है। तो आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसको हमने दोनों तरीके से बता दिया है। इसको हमने ग्राफिकली भी बता दिया है आपको और थियोरेटिकली भी बता दिया है। तो चलिए बात करें बेटा नेक्स्ट एग्जाम्पल के बारे में। ये सारे के सारे सॉल्व एग्जाम्पल हैं, तो आप उसको देख भी सकते हैं, एनसीईआरटी में रिफर भी कर सकते हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल 10 के बारे में बात करते हैं। चलिए एग्जाम्पल 10 जो दिया गया है वो है फाइंड इंटरवल इन विच द फंक्शन इज इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। तो इंक्रीजिंग के लिए इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग कहा गया है। तो सिंपल सा है कि हमारे पास जो फंक्शन है उसको हम लोग ले लेते हैं y इज इक्वल टू दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6 दिया गया है। अगर हम इसे डिफ्रेंशिएट करें तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू जो आएगी वो आएगी 2x माइनस 4। तो फॉर इंक्रीजिंग यहाँ पर वो दिखा दिया है, dy बाई डी एक्स की जो वैल्यू आती है वो आती है ग्रेटर देन 0, इम्प्लाइज दैट आप लिखेंगे 2x माइनस 4 की वैल्यू ग्रेटर 0 हो जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि x की वैल्यू ग्रेटर देन 2 हो जाएगी। तो अगर x की वैल्यू 2 से बड़ी है, इम्प्लाइज दैट x बिलोंग्स टू 2 टू इन्फिनिटी, ये क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। और सेकेंड कंडीशन है फॉर डिक्रीजिंग, ये बी कंडीशन के बारे में बात कर रहे हैं कि dy बाई डी एक्स क्या होना चाहिए, लेस देन 0 होना चाहिए। इसका मतलब है 2x माइनस 4 की वैल्यू लेस देन 0। x की जो वैल्यू आएगी वो लेस देन क्या आ जाएगी बेटा, 2 आ जाएगी। मीन्स x बिलोंग्स टू माइनस इन्फाइनाइट टू 2। तो ये केस आ जाएगा डिक्रीजिंग का और ये इंटरवल आ जाएगा इंक्रीजिंग का। तो इस टाइप से ये दोनों क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। ओके, तो एग्जाम्पल 10 कंप्लीट हो गया। एग्जाम्पल 11 के बारे में बात करते हैं। फिर से उसी टाइप का क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम टाइप का क्वेश्चन। तो इसे सॉल्व करते हैं। फाइंड द इंटरवल फाइंड आउट करना है। फंक्शन दिया गया है आपको 4x³ माइनस 6x² माइनस 72x प्लस 30। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, y इज इक्वल टू दे देते हैं। y इज इक्वल टू हमारे पास 4x³ माइनस 6x² माइनस 72x प्लस 30। डिफ्रेंशिएट करना है तो dy बाई डी एक्स करना है। इस चीज़ को समझिएगा बेटा, डिफ्रेंशिएशन करना ही पड़ता है, क्योंकि जब भी AOD के बारे में बात करते हैं तो विदाउट डिफ्रेंशिएशन काम नहीं चलता। इसे डिफ्रेंशिएट किया तो ये आ गया 12 टाइम्स x² माइनस 6 टू 12 आ जाएगा, 12x हो गया, माइनस का 72 आ गया, ठीक है। तो अब बात करना है ए फॉर इंक्रीजिंग। तो फॉर इंक्रीजिंग dy बाई डी एक्स मस्ट बी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो यहाँ से अगर देखा जाए तो फंक्शन जो है वो 12 कॉमन ले सकते हैं, x² माइनस का x माइनस का 6 विच इज ग्रेटर देन 0 इम्प्लाइज दैट x² माइनस x माइनस 6 ग्रेटर 0। इसको फैक्टराइज कर देते हैं तो x² माइनस का 3x आ जाएगा प्लस का 2x माइनस का 6 ग्रेटर 0 हो जाएगा। x कॉमन हो गया, x माइनस 3 और प्लस का 2 टाइम्स x माइनस 3 आ गया ग्रेटर 0। x माइनस 3 हो जाएगा, x प्लस 2 हो गया ग्रेटर 0 हो गया। अब इसको सॉल्व करने के लिए बहुत सिंपल सा तरीका होता है कि हमने नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। नंबर लाइन ड्रॉ कर लिया, ठीक है। x की जो वैल्यू है वो माइनस का 2 है और ये वैल्यू 3 है। हमें मालूम है कि राइट मोस्ट क्या होता है, पॉजिटिव होता है, फिर नेगेटिव लगाते हैं, फिर पॉजिटिव लगाते हैं। मुझे पॉजिटिव का पार्ट चाहिए, तो पॉजिटिव का पार्ट आपका ये है, 3 से इन्फाइनाइट और माइनस इन्फाइनाइट से -2। मतलब डिक्रीजिंग का केस जो आएगा, सॉरी इंक्रीजिंग का, तो वैल्यू आएगी x बिलोंग्स टू माइनस इन्फाइनाइट से माइनस का 2
यूनियन 3 से इन्फिनिटी, ये आ जाएगा इंक्रीजिंग का। इसका मतलब ये है कि अगर बात करेंगे फॉर डिक्रीजिंग तो dy बाई डी एक्स क्या होना चाहिए, dy बाई डी एक्स लेस देन होना चाहिए, मतलब निगेटिव पार्ट आएगा। तो निगेटिव पार्ट कहाँ पर है, निगेटिव पार्ट हमारा यहाँ आता है। मीन्स हम डायरेक्ट लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू 2 to 3, इसके बीच में फंक्शन कैसा होगा, डिक्रीज करेगा। तो हमें एक्चुअल में इंटरवल फाइंड आउट करना था, जिसे हमने फाइंड आउट कर लिया है। तो आई थिंक आपको क्वेश्चन बहुत ईजली समझ में आ गया होगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम्स में आते हैं, बोर्ड में आते हैं। तो इसे अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए इनकी। ओके, चलिए बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया एग्जाम्पल 12, फाइंड इंटरवल। अगेन इंटरवल के बारे में बात की गई है, इन विच द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन 3x, और एक्स की जो वैल्यू है 0 से π/2 है, इज इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। तो चलिए इसके बारे में बात कर लेते हैं। हमारे पास y इज इक्वल टू दिया गया है साइन ऑफ 3x, साइन ऑफ 3x। सो dy बाई डी एक्स की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 3 टाइम्स cos 3x। ठीक है, अब बात होती है कि भाई इंक्रीज करना है, क्या करना है, इंक्रीज करना है। इंक्रीज करना है तो dy बाई डी एक्स कैसा होना चाहिए, dy बाई डी एक्स होना चाहिए पॉजिटिव। अब dy बाई डी एक्स पॉजिटिव होने का मतलब ये है कि cos 3x आपका पॉजिटिव होना चाहिए। मीन्स इससे बात समझ में आती है कि cos की वैल्यू जो होनी चाहिए वो पॉजिटिव होनी चाहिए। अब cos की वैल्यू जो पॉजिटिव होती है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट के बारे में बात की गई। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के बारे में बात करेंगे तो अगर यहाँ देखिएगा 3x, यहाँ पे x कहा गया, तो हम एक काम करते हैं 3x के बारे में बात करते हैं। 3x कब होगा, 3x की वैल्यू बिलोंग करेगी 0 से 3π/2 के बारे में। ठीक है, अब 0 से 3π/2 के बीच में cos जो पॉजिटिव होता है वो 0 से π/2 के बीच में होता है, 0 से π/2 के बीच में। तो यहाँ पे इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो वैल्यू होगी वो 0 से π/2 के बीच में होगी। तो चेक किया जाए तो 3x की बात हो रही है 0 से π/2। ध्यान रखिएगा cos x क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। तो इसका मतलब ये हो गया कि 3x की जो वैल्यू होनी चाहिए वो कहाँ से कहाँ तक होनी चाहिए, वो होनी चाहिए 0 से π/2 के बीच में, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव होता है। मीन्स x की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 0 से π/6 के बीच में। ठीक है, मीन्स x बिलोंग्स टू 0 to π/6 अगर आप लगाते हैं तो फंक्शन क्या होगा, इंक्रीज करेगा, क्योंकि ये वैल्यू पॉजिटिव है। सेकंड बात करते हैं डिक्रीज के केस के लिए। तो डिक्रीज कब होगा, वो आ गया dy बाई डी एक्स लेस देन 0, मतलब हो गया 3 cos 3x की वैल्यू लेस देन 0, मतलब cos 3x कैसा होगा, नेगेटिव होगा। तो नेगेटिव होने का मतलब ये है कि 3x की वैल्यू जो है वो π/2 से लेकर के 3π/2 होनी चाहिए, मतलब x की जो वैल्यू होगी वो π/6 से लेकर के π/2 होगी। मतलब सीधा सा है कि x बिलोंग करेगा π/6 से लेकर के π/2। इसके बीच में अगर हम क्वांटिटी लगाते हैं तो क्या आ जाएगी, वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी। तो ये केस हो गया आपका डिक्रीजिंग का, ये केस हो गया आपका इंक्रीजिंग का। ठीक है, तो जब ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस आते हैं तो उसको बहुत ध्यान से सॉल्व करना होता है। ठीक है, तो ये सब कंडीशंस को आपको ध्यान रखना पड़ेगा, अच्छे से इसे ध्यान रखिए, क्योंकि आपके पास जो फंक्शन है वो एक्चुअल में x दिया हुआ है और हमारे पास जो वैल्यू आ रही है वो 3x की आ रही है। तो 3x में कन्वर्ट कर दीजिए, चीज़ें बहुत आसान हो जाती है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। हाँ तो बच्चों बात करेंगे बेटा नेक्स्ट एग्जांपल की, एग्जांपल नंबर 13, फाइंड द इंटरवल इन विच द फंक्शन f गिवन बाय f(x) इज इक्वल टू दिया गया sin x प्लस cos x, और हमें जो x की जो लिमिट दी गई वो x की वैल्यू 0 से 2π के बीच में है और इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। तो दोनों के बारे में बात करनी है, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के बारे में बात करनी है। तो बेसिकली हम लोग को पता है y इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, y इज इक्वल टू हमारे पास sin x प्लस का cos x, sin x प्लस cos x दिया हुआ है।
तो डी वाई बाई डी एक्स निकालना पड़ेगा, तो डी वाई बाई डी एक्स निकालते हैं, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू हो गया साइन एक्स को डिफ्रेंशिएट किया तो कॉज एक्स आ जाएगा, और कॉज एक्स को डिफ्रेंशिएट किया तो माइनस का साइन एक्स आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए पॉइंट वाइज काम कर लेते हैं। तो हमारे पास जो पॉइंट ए है बात करनी है इंक्रीजिंग के लिए, तो इंक्रीजिंग का जो केस है उसमें डी वाई बाई डी एक्स क्या होता है, पॉजिटिव होता है। मतलब अगर हम बात करें कि कॉज एक्स माइनस साइन एक्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए, तो कॉज एक्स की जो वैल्यू है वो साइन एक्स से बड़ी होनी चाहिए। मतलब सीधा सा है कि अगर हम कॉस को इधर भेज दें तो टेन एक्स हो जाएगा, और टेन एक्स की जो वैल्यू होनी चाहिए वो लेस देन होनी चाहिए। इसका मतलब है कि x की जो वैल्यू होती है वो 0 से पाई बाई 4 होनी चाहिए, क्योंकि 0 से पाई बाई 4 के बीच में 10x की वैल्यू 1 से छोटी होती है। ठीक है, और बात होती है कि सेकंड पार्ट के बारे में कि भाई डी वाई बाई डी एक्स की जो वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए, वो निगेटिव होनी चाहिए फॉर डिक्रीजिंग के केस के लिए। मतलब कॉज एक्स माइनस साइन एक्स की जो वैल्यू आएगी वो लेस देन 0 आ जाएगी। मीन्स अगर हम लोग बात करें टेन एक्स की वैल्यू क्या आनी चाहिए, ग्रेटर 1 आनी चाहिए, सॉरी ग्रेटर 1 आएगी, और टेन एक्स की वैल्यू 1 से बड़ी कब होती है, वो होती है 0 से पाई के बीच में। एक्स की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 0 से पाई 2 के बीच में, क्योंकि टेन एक्स की वैल्यू 1 से बड़ी होनी चाहिए। अच्छा, कॉज एक्स की वैल्यू साइन एक्स से छोटी कब होगी, तो हमें जल्दी पता है कि अगर हम लोग इसके बारे में बात करें 0 से पाई बाई 2 के बीच की बात हो रही है, लेकिन कॉज एक्स की वैल्यू साइन एक्स से बड़ी कब होगी, छोटी कब होगी, तो इसके लिए हम लोग एक काम करें कि बहुत सिंपल सा तरीका है कि हम इसका ग्राफ ड्रॉ कर लें, उससे ज़्यादा चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो देखते हैं, तो हमने यहाँ पे क्या कर लिया, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, और ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 1 और ये हो जाएगा y इज इक्वल टू माइनस 1। तो हमने यहाँ पे पॉइंट्स प्लॉट कर दिया, y इज इक्वल टू 1 हो गया, ये y इज इक्वल टू माइनस 1 हो गया, और ये x एक्सिस हो गया, ये y एक्सिस है। ठीक है, पाई तक के बारे में बात की है तो पाई बाई 2 ले लिया हमने, यहाँ पे 3 पाई ले लिया है, 3 पाई बाई 2, और ये हो गया 2 पाई, क्योंकि 0 से 2 पाई के बीच की बात की गई है। अब हम बात करेंगे इसके ग्राफ के बारे में, तो हम कॉज एक्स और साइन एक्स को ड्रॉ करेंगे। तो हमने कॉज एक्स को ड्रॉ करना है ग्रीन लाइन से, ये हो जाएगा आपका कॉज एक्स, ये हो गया 0, ये हो गया पाई बाई 2, ये है पाई, 3 पाई बाई 2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2 पाई। तो कॉज का ग्राफ जो होता है वो कुछ इस टाइप से होता है, ये कॉज एक्स का ग्राफ आ गया। अब बात करेंगे साइन एक्स को, तो साइन एक्स को रेड लाइन से ड्रॉ करना है, ये 0 से स्टार्ट हुआ, पाई बाई 2 आया, फिर पाई आ जाएगा, 3 पाई बाई 2 और 2 पाई आ जाएगा। ठीक है, अब अगर हम देखें तो कॉज एक्स की वैल्यू बड़ी कब है, तो कॉज एक्स की वैल्यू देखी जाए तो हम इसको ब्लैक लाइन से ड्रॉ कर देते हैं। कॉज एक्स की वैल्यू बड़ी है यहाँ पर, ठीक है ना, मतलब पाई बाई 4, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या था, पाई बाई 4 आता है। और यहाँ अगर बात की जाए तो ये जो वैल्यू होती है 3 पाई बाई 2, मतलब ये वैल्यू है पाई, और 3 पाई बाई 2 है तो ये हो जाता है पाई प्लस पाई बाई 4, मतलब 5 पाई बाई 4 आ जाता है। 5 पाई बाई 4 से लेकर के 2 पाई के बीच में कॉज एक्स बड़ा होगा। तो यहाँ देखिए कॉज एक्स और साइन एक्स के बारे में बात हो रही है, तो 0 से पाई बाई 4 के बीच की बात हुई थी। और अगर हम यहाँ से देखें तो x की वैल्यू क्या हो सकती है, 10x लेस देन 1 कब हो सकता है, यहाँ x की वैल्यू बिलोंग कर रही है 5 पाई बाई 4 से लेकर के कहाँ तक, 2 पाई तक। तो एक इंटरवल आपको यहाँ से मिल जाता है। ठीक है, और साइन एक्स की वैल्यू बड़ी कब है, देखो यहाँ से पे क्या आ रहा है, यहाँ पे साइन एक्स आ रहा है, ठीक है ना, यहाँ से क्या आ रहा है साइन एक्स, मतलब कॉज एक्स लेस देन साइन एक्स, मतलब साइन एक्स क्या है, बड़ा है। तो साइन एक्स का ग्राफ हमारे पास ये दिख रहा है, ये आपका ग्राफ है साइन एक्स का। तो साइन एक्स बड़ा कब है, वो है पाई बाई 2 से लेकर के, कहाँ से, सॉरी पाई बाई 4 से लेकर के, याद है पाई बाई 4 से लेकर के ये वैल्यू आ रही है 5 पाई बाई 4 तक।
तो 5 तक ये जो इंटरवल आया है वह इंटरवल आपके पास आ जाता है किसके लिए, जब साइन एक्स की वैल्यू कॉज एक्स से बड़ी हो जाएगी। तो इस टाइप से आप इसको ग्राफिकली सॉल्व कर लीजिए, ये ज़्यादा आसान होगा विथ रिस्पेक्ट टू आपको थियोरेटिकली सॉल्व करने से, क्योंकि थियोरेटिकली में बहुत सारे पॉइंट्स आपको निकालने पड़ेंगे, जबकि ग्राफिकली आपको बहुत इजी दिख रहा है कि जो ग्राफ अपर साइड में है, जो भी ऊपर साइड में है, वो ग्राफ बड़ा है विथ रिस्पेक्ट टू लोअर साइड के ग्राफ से। तो आई थिंक आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। अब यहाँ पे जो क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चन अब आ जाता है एक्सरसाइज। ठीक है, अब किसके बारे में बात हो रही है बेटा, एक्सरसाइज के बारे में बात हो रही है। तो हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं एक्सरसाइज 6.2 अनसॉल्व्ड एग्जाम्पल है, अनसॉल्व्ड एग्जाम्पल। ठीक है, अब यहाँ पे जो क्वेश्चंस हैं वो मैंने लिख रखे हैं और इसको अरेंज किया हुआ है। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है, so that the function this one is increasing on r। अब फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर जो है उसमें y की जो वैल्यू है वो है आपके पास 3x प्लस का 17। ऑब्वियस सी बात है, एक स्ट्रेट लाइन है और dy/dx आपने सॉल्व किया तो वैल्यू आ जाएगी 3, और 3 कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। इसका मतलब है ऑलवेज इंक्रीजिंग, ऑलवेज इंक्रीजिंग फंक्शन। अपर एरो का मतलब क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, तो सिंपल है, सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। ट्वाइस y इज इक्वल टू दिया गया e⁻2x दिया गया है, और सो दैट द फंक्शन इज ऑलवेज इंक्रीजिंग कहा गया है। तो इसे भी डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो dy/dx कर दिया तो डिफ्रेंशिएशन क्या आ गया, 2 टाइम्स e⁻2x आ गया। जैसा कि आपको मालूम है कि e⁻2x कैसा होता है, ऑलवेज भी पॉजिटिव होता है। इसका मतलब है कि dy/dx आपका कैसा आ गया, ऑलवेज भी पॉजिटिव हो गया, मीन्स ऑलवेज इंक्रीजिंग फंक्शन। ये आपका कंप्लीट हो जाता है। तो छोटे छोटे क्वेश्चन है जिससे आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाता है। ठीक है।